हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग करेंगे इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के टॉप 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इससे पहले मैंने हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। कुछ वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। दोस्तों, मेरी आपको सलाह है कि आप पढ़ाई तो करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करें, क्योंकि आपके लगभग सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको जांचना है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए एक एक कर हम सवाल करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहता है कि चंगेज़ खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था। आंसर कीजिएगा ज़रा। चंगेज़ खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ इल्तुतमिश के समय चंगेज़ खान जो है भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, चंगेज़ खान की बात कर लेते हैं तो एक मंगोल राजा होता है और इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण करता है। क्लियर। इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं तो ऐबक का दामाद होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है। और उसका शासनकाल कब से कब तक होता है, 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक वह शासन करता है। और शासक बनने से पहले यदि आपसे पूछ ले दोस्तों, कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, चलिए अगले सवाल को कर लेते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आंसर कीजिएगा ज़रा। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था। वहाँ का राजा कौन था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज भीमदेव था। कौन था, भीमदेव। महमूद गजनवी दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कब किया था, 1025 ईस्वी में किया था। और उस समय उस क्षेत्र पर किस शासक का शासन था, तो नोट कर लीजिएगा, भीम प्रथम का शासन था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण होता है तो वहाँ भीम प्रथम वहाँ से क्या होता है, भाग जाता है। फिर से 1026 में महमूद गजनवी जो होता है फिर से आक्रमण करता है। किस पर, भीम पर आक्रमण करता है। लेकिन भीम इस समय कहाँ पर शासन कर रहा होता है, कच्छ क्षेत्र में शासन कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, 1026 में ही महमूद गजनवी जो है जाटों पर आक्रमण करता है। और जाटों पर आक्रमण करने का कारण क्या था दोस्तों, जब वह 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटकर खजाना ले जा रहा होता है तो उसी बीच में जाट जो है महमूद गजनवी को लूटने का प्रयास करता है। ठीक है, यही कारण है कि 1026 में महमूद गजनवी फिर से किस पर आक्रमण करता है, जाटों पर आक्रमण करता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तो कितनी संपत्ति को लूटता है, नोट कर लीजिएगा, 20 लाख दिनार लूट कर ले जाता है। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है दोस्तों, क्या कहता है, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज शेर शाह सूरी के द्वारा यह जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो बता चुका हूँ कि शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था।
शेरशाह सूरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो वह कब से कब तक शासन करता है? 1540 से 1545 तक शासन करता है। ठीक है। जन्म कब होता है? 1486 में होता है। ठीक है। होशियारपुर बजवाड़ा में इसका जन्म होता है। मृत्यु कब होती है? 1545 में होती है। और 1545 में जब इसकी मृत्यु होती है कालिंजर अभियान के दौरान, तब वह यदि आपसे पूछ ले कौन सा अस्त्र चला रहा होता है, शस्त्र चला रहा होता है, उक्का नामक शस्त्र चला रहा होता है। ठीक है। उसके बचपन का क्या नाम था? फरीद खां। शेरशाह सूरी हुमायूं से यदि आपसे पूछ ले कितनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, 2 लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। पहली लड़ाई 1540 में, ठीक है, चौसा की लड़ाई लड़ता है और हुमायूं को हराता है। ठीक है। और इसमें वह शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। फिर 1540 में बिलग्राम की लड़ाई लड़ता है हुमायूं के साथ ही, और हुमायूं को हराता है और कनौज पर अधिकार कर लेता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी ने कौन से रोड का निर्माण कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक है। जो कि कलकत्ता से पेशावर तक जाती है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे, है ना? आंसर कीजिएगा जरा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सही आंसर होगा सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलाए थे। ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा चांदी और सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने सोने के भी सिक्के चलाए थे। क्लियर? दोस्तों, शेरशाह सूरी जो है, जब इसका राज्याभिषेक होता है तो वह चांदी और तांबे के सिक्के जारी करता है। और इस चांदी के सिक्के का वजन यदि आपसे पूछ ले कितना था? 178 ग्राम था। लेकिन बाद में जो है शेरशाह सूरी तांबे का और सोने का भी सिक्का जारी करता है। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था दोस्तों? मोहर कहा जाता था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन था? यानी कोहिनूर जब हीरा आया तो उसका प्रथम स्वामी कौन था? उसका हकदार कौन था? किस वंश के लोग थे? किस वंश के शासक थे? किस वंश के शासक होंगे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज काकतीय वंश के शासक थे। कोहिनूर हीरा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोहिनूर हीरा जो है कहाँ की खान से निकाला गया था, इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कहाँ की खान से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और सबसे पहले किस वंश के राजाओं के पास यह कोहिनूर हीरा था? काकतीय राजाओं के पास था। लेकिन मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है, आक्रमण करता है और वहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, जिस समय मलिक काफूर जो है आक्रमण करता है तो वहाँ का शासक कौन होता है? रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय होता है। और यह हीरा जो है लूट कर वह अलाउद्दीन खिलजी के पास ले जाता है। लेकिन सबसे अंत में यह हीरा रंजीत सिंह के पास चला जाता है। ठीक है। रंजीत सिंह के पास चला जाता है और सिखों की लड़ाई में, ठीक, सिख और अंग्रेज़ की जब लड़ाई होती है तो सिख को हारने के बाद यह जो हीरा होता है कहाँ चला जाता है? ब्रिटेन चला जाता है। ठीक है। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। कहता है कि सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास बता चुका हूं कि
वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास की जन्म कब होती है? 1478 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और सूरदास जो है आगरा के समीप कहाँ पर रहते थे? गऊ घाट पर रहते थे। कौन सी घाट पर रहते थे? गऊ घाट पर रहते थे। और यहीं पर उनकी भेंट जो होती है किससे होती है? अपने गुरु वल्लभाचार्य से होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे। 7वां सवाल, मुरीद किसे कहा जाता था? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुरीद किसे कहा जाता था? तो मुरीद जो है सूफी संतों के शिष्यों को कहा जाता था। ठीक है, और सूफी संतों के गुरु को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर क्या कहा जाता था दोस्तों? पीर कहा जाता था। ठीक है, पीर कहा जाता था। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था दोस्तों? और मुरीद कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तो आंसर कीजिएगा। कहता है कि अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? किसका प्रवेश द्वार है? किसका प्रवेश द्वार है? आंसर कीजिएगा जरा। अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, यदि आपसे पूछ ले इसका लोकेशन कहाँ है, तो कुतुब मीनार के ठीक बगल में है। कहाँ पर है? ठीक बगल में है, कुतुब मीनार के ठीक बगल में है। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आप सभी जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में करवाया था। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कब करवाया था? 1311 में दिल्ली में ही कराया था। सारी बातें क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चोल वंश से संबंधित है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित, तो बता चुका हूँ, चोल वंश से संबंधित है। और नटराज का क्या अर्थ होता है? नटराज का अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तांडव मुद्रा में शिव तांडव कर रहे हैं। और त्रिचुनापल्ली के तिरुवरंगकुलम से नटराज की ये प्रतिमा मिली है। और कहाँ पर है इस समय? दिल्ली संग्रहालय में है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस चंदेल शासक के शासन काल में महमूद गजनवी ने 1018 में कनौज और 1019 में कालिंजर पर आक्रमण किया था? किस चंदेल शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1018 में कनौज और 1019 में कालिंजर पर आक्रमण किया था? उस समय शासक कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विद्याधर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों विद्याधर किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का शासक था। और इसके शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी जो है 1018 में कनौज पर, 1019 ईस्वी में कालिंजर पर और 1022 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण करता है? 1019 में, 1018 में कनौज, 1019 ईस्वी में कालिंजर और फिर 1022 ईस्वी में आक्रमण करता है। ठीक है, विद्याधर ने, याद कर लीजिएगा, महमूद गजनवी का काफ़ी प्रतिरोध किया था और नेतृत्व सफलतापूर्वक करते हुए उसे अपने क्षेत्र में जो है प्रवेश नहीं करने देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी।
आंसर कीजिएगा ज़रा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अल बरूनी भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान था। और इसका जन्म कब होता है? 15 सितंबर 973 को। कहाँ पर? ख्वारिज्म पर्सिया में होता है। और इसकी दो महत्वपूर्ण रचना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण था? है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण था? तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मुल्तान पे आक्रमण करता है। कब करता है? मुल्तान पर आक्रमण कब करता है दोस्तों? 1175 में करता है। कब करता है? 1175 में करता है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है। कब होता है? 1175 में होता है। और दूसरा आक्रमण कहाँ पर होता है? अनहिलवाड़ा पर होता है। और उस समय अनहिलवाड़ा का राजा कौन था? भीमदेव था। ठीक है। लेकिन भीमदेव क्या करता है? 1178 में जो है मोहम्मद गौरी को पराजित करता है और उसे अपने देश से बाहर खदेड़ देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 में हुई थी। ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 336 में होती है। कौन करते हैं? हरिहर एवं बुक्का करते हैं। हरिहर एवं बुक्का करते हैं। ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1347 में की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1347 में होती है। किसके द्वारा? हसन गंगू के द्वारा। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि हसन गंगू का वास्तविक नाम क्या था? जफ़र खान नाम था। और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू यदि आपसे पूछ ले किसके काल में स्वतंत्र होता है, किस सल्तनत कालीन शासक के काल में यह स्वतंत्र होता है, नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह स्वतंत्र हो जाता है। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसकी राजधानी कहाँ होती है? गुलबर्गा में यह इसकी राजधानी होती है। और इसकी भाषा क्या होती है? मराठी होती है। चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। कहता है किस मुगल सम्राट ने जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल सम्राट ने जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कौन सा शासक हो सकता है दोस्तों? गेस कीजिए और आंसर कीजिए। किस मुगल सम्राट ने जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो अकबर ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अकबर ने। अकबर दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि अकबर मुगल वंश का कैवा शासक था? तीसरा शासक था। और मुगल वंश की स्थापना आप सभी जानते होंगे दोस्तों, किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है। और इसका जन्म कब होता है अकबर का? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पर होता है? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में होता है। और यह पुत्र किसका होता है? हुमायूं का। और हमीदा बानो बेगम के गर्भ से यह जन्म लेता है। ठीक है। बैरम खां कौन होता है? बैरम खां बचपन में अकबर का संरक्षक होता है। अकबर की बात कर लेते हैं तो ये दीन इलाही धर्म की शुरुआत करता है, जो सभी धर्मों का लगभग क्या था? सार था। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई यह किसके साथ करता है? हेमू के साथ करता है। ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि यह हेमू
जब ये लड़ाई लड़ रहा होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो इसकी आंख में तीर लग जाता है, ठीक है, और इसी में इसकी सेना जो है भगदड़ मच जाती है और इसी में यह हार जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेहतरीन सवालों का यहाँ सिलसिला जारी है दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। तो निम्नलिखित में किसे जिंदा पीर कहा जाता है? किसे जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। औरंगज़ेब को कहा जाता है। औरंगज़ेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है, या फिर इसे जीवित संत के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? एक जगह का नाम है दोहाद, ठीक है, दोहाद, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात के दोहाद में इसका जन्म होता है। शासनकाल इसका कब से कब होता है? 1658 से 1707 में, 1707 तक, और 1707 में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और इसका किसका पुत्र होता है? शाहजहां का और मुमताज़ महल का तीसरा पुत्र होता है, ठीक है। और इसके बड़े भाई का क्या नाम होता है? दारा शिकोह। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसके बड़े भाई का क्या नाम होता है? दारा शिकोह। और दारा शिकोह के साथ यह 3 युद्ध लड़ता है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि औरंगज़ेब किसके साथ विवाह करता है। तो फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ यह विवाह करता है। और दोस्तों यदि बात कर लेते हैं जय सिंह की, जय सिंह जो है औरंगज़ेब का सेनापति होता है, और यह शिवाजी के साथ लड़ाई लड़ता है और उसे सफलतापूर्वक जीतकर पुरंदर की संधि करने के लिए शिवाजी को विवश कर देता है। कब होता है पुरंदर की संधि? 1665 में। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच बता चुका हूँ 3 लड़ाइयाँ होती हैं। पहली लड़ाई धर्मत की लड़ाई अप्रैल मई 1658 में। दूसरी लड़ाई सामूगढ़ की होती है मई 1658 में ही। और सबसे अंत में देवराई की लड़ाई 12 से 14 अप्रैल 1659 को यह लड़ाई होती है। और कहाँ पर होती है? अजमेर के निकट देवराई की घाटी में होती है। और यह दारा शिकोह की यहाँ पर क्या होती है? पराजय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। फटाफट से अब सेशन को करते हैं। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो निम्नलिखित में कौन दिल्ली का सम्राट था? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सम्राट था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? ये भी अच्छा फैक्ट है, रोशन अख्तर है। शासनकाल इसका 1719 से 1748 तक रहता है। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह नाच गाने का बड़ा शौकीन था, ठीक है, इसी कारण इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। महजर, ठीक है, महजर नामा किसके द्वारा घोषित किया गया था? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यह सवाल रिपीट किया जाता है। महजर नामा किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। मजहरनामा की घोषणा कब होती है? 1579 में होती है। और मजहरनामा अकबर घोषित करता है, और इसमें जो है रूढ़िवादियों के खिलाफ, ठीक है, रूढ़िवादियों पर क्या किया जाता है? हमला किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। सारे सवाल अकबर से ही, 2-3 सवाल तो अकबर से ही रिलेटेड हो गया। अकबर के समय में भू राजस्व कितना था? बताइएगा ज़रा, अकबर के समय जो है भू राजस्व कितना था? तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, अकबर के समय जो है भू राजस्व औसत उपज का 1/3%, राजस्व उपज का 1/3 था। और भुगतान कैसे किया जाता था? नगद में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने की थी।
आपको बताना है किस वर्ष की थी, है ना। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आपको यहाँ पर आंसर करना है कि किस वर्ष की थी, ठीक है, किस वर्ष की थी, आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1699 में की थी। खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों, डेट भी याद कर लीजिए, 30 मार्च 1699 को, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया जाता है, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा क्या था? सिंह और कौरों का सामूहिक निकाय है, जिसका प्रतिनिधित्व 5 लोग करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है? हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, आंसर कीजिए, किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जहांगीर को दिया जाता है। दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर की बात कर लेते हैं तो वह धर्मनिरपेक्ष होता है और हिंदी गीतों की रचना करता है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हिंदी गीतों की रचना करता है। उसका पिता कौन होता है? अकबर होता है, और अकबर की तरह ही संगीत में वह काफ़ी रुचि दिखाता है और हिंदी के कई गीतों की रचना करता है, ठीक है। दोस्तों एक नाम याद कर लीजिएगा, मोहम्मद सलीम, ठीक है, और उसके शासनकाल में हिंदी गीतों का प्रसिद्ध गायक था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिएगा जरा। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, वेंकट द्वितीय ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? वेंकट द्वितीय ने दी थी। वेंकट द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? वेंकटपति राय के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने पुर्तगालियों को कहाँ पर चर्च बनाने की अनुमति दी थी? वेलोर में, ठीक है, और उसने पुर्तगालियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाया था। 22 का आंसर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लाल बख्श किसे कहा जाता था? आंसर कीजिए, लाल बख्श किसे कहा जाता था? सल्तनत कालीन बेहतरीन सवाल दोस्तों, लाल बख्श किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श क्यों कहा जाता? क्योंकि वह लाखों का दान देता था। क्वेश्चन नंबर 23। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी? रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी? आंसर कीजिएगा ज़रा। ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 1236 में। रजिया सुल्तान की बात कर लेते हैं तो एक किसकी पुत्री होती है? इल्तुतमिश की पुत्री होती है। दोस्तों रजिया सुल्तान के शासक बनने से पहले यदि आपसे पूछ ले कि दिल्ली पर किसका शासन होता है तो नोट कर लीजिएगा, रुकनुद्दीन फिरोज का होता है। किसका होता है? रुकनुद्दीन फिरोज का शासक होता है, ठीक है। लेकिन 1236 में रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की शासिका बनाई जाती है और वह कब से कब तक शासन करती है? 1236 से 1240 तक वह शासन करती है। दोस्तों एक नाम यहाँ पर याद दिला दूँ, जलालुद्दीन याकूत। यदि आपसे पूछ ले कि जलालुद्दीन याकूत कौन था तो रजिया का प्रेमी था। कौन था? रजिया का प्रेमी था दोस्तों, ठीक है। रजिया का कौन था? यह प्रेमी था, लेकिन विवाह उससे नहीं करता है। किससे कर लेता है? अल्तुनिया से विवाह कर लेता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 13 अक्टूबर 1240 को वह बहराम शाह से पराजित होता है। कौन? अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, और अगले ही दिन उसका कत्ल कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। 24 का आंसर कीजिए। उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? उस्ताद ईसा की बात हो रही है, ठीक है। उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? ताजमहल से संबंधित है दोस्तों। ताजमहल की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर पड़ता है? आगरा में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? शाहजहाँ थे, और अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में यह ताजमहल बनता है। आप तो सभी जानते होंगे इसे। चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण करता है सिंध पर? 712 ईस्वी में। उस समय सिंध का राजा कौन होता है? राजा दाहिर होता है। दोस्तों हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को कितने बजे आती है? रात को 8 बजे आती है दोस्तों। कितने बजे आती है? रात को 8 बजे आती है। और ये सभी वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। सभी वीडियो रोटेशन वाइज आती हैं, यानी सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, इसी तरह पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसी तरह सारे वीडियो आते हैं दोस्तों। तो इसे रात को 8 बजे डेली देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।